वेलकम टू बीट द स्ट्रीट। तो आज हम बात करने वाले हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के बारे में। इस वीडियो में हम रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के एक सबसे इम्पॉर्टेंट मुद्दे के बारे में जानेंगे, जो कि है अरमाको डील। अरमाको डील के बारे में हम लोग इस वीडियो में जानेंगे, और जो रिलायंस का नया बिजनेस प्लान है रिलायंस O2C को लेके, यानी ऑयल टू केमिकल बिजनेस को लेके जो नया प्लान है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। और साथ ही में हम आपको हमारा ओपिनियन शेयर करेंगे कि हमारा इस पे ओपिनियन क्या है, ठीक है। साथ ही में हम आपको इसकी टारगेट प्राइस भी बताएंगे, और आपको ये भी बताएंगे कि इसे बाय करना है या सेल करना है, ठीक है। सारी चीज़ें हम लोग इसी वीडियो में जानेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। चलिए, यहाँ पे क्या हुआ है, कंपनी ने एक प्रेजेंटेशन रिलीज़ किया है जिसका नाम है प्रपोज्ड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ O2C बिजनेस ऑफ द कंपनी, ठीक है ना। ऑयल टू केमिकल का जो बिज़नेस है उसके बारे में यहाँ पे एक नया प्लान लेके आई है। तो उस वीडियो में हम लोग आपको सारी चीज़ें बताएंगे उस प्लान से रिलेटेड। देखो, अभी क्या किया है, रिलायंस ने 3 सब्सिडरी क्रिएट करने का प्लान बनाया है। 3 सब्सिडरी में से 2 सब्सिडरी आपको ऑलरेडी पता होंगी, जिसका नाम है जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड, ठीक है, और एक रिलायंस रिटेल लिमिटेड। और जो अभी तीसरा बिजनेस क्रिएट किया जाएगा वो है रिलायंस O2C लिमिटेड। इसके अंदर क्या क्या होगा, तो इसके अंदर रिफाइनिंग और पेटकेम वाला बिजनेस होगा। और यहाँ पे कंपनी ने बहुत ही इंपॉर्टेंट बात ये बताई है कि जो अरमाको के साथ बातें हैं वो चल रही है अभी भी, और यहाँ पे इसी का ये जो ट्रांजैक्शन है ये जल्द यहाँ पे ख़त्म होने की उम्मीद है, ठीक है। और इसी के साथ यहाँ पे कंपनी ने जो अगर हम देखेंगे फ्यूल रिटेल बिजनेस है उसके अंदर ब्रिटिश पेट्रोलियम के साथ यहाँ पे एक JV करी थी, तो ये वो वाला बिजनेस है। ये सारी चीज़ें हैं। अगर हम बात करते हैं आगे और क्या बड़ी खबर है, तो अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे बात करते हैं पिछले 25 साल में रिलायंस ने 1.3 टाइम ज़्यादा वेल्थ क्रिएट करी किसी भी और कंपनी से, अगर आप इंडिया की कंपनी से उसे कंपेयर करते हैं तो, ठीक है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं यहाँ पे एनवायरनमेंट और सोशल, ये हमारे लिए काम का नहीं है, ठीक है ना। अभी यहाँ पे क्या हुआ है, मैं आपको एक और बात बताता हूँ। देखिए, कंपनी का जो पिछले डिकेड यानी 10 साल का जो बिज़नेस है उसकी जो स्ट्रॉन्ग ग्रोथ हुई है वो यहाँ पे O2C बिज़नेस के कारण हुई है। और जो नेक्स्ट 10 ईयर्स की ग्रोथ है वो डिजिटल और रिटेल पे रहेगी, उसके कारण रहेगी, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या होगा, ये जो तीनों बिज़नेस है ये अलग हो जाएंगे और तीनों बिज़नेस अपनी ग्रोथ और अर्निंग्स के लिए ही रिस्पॉन्सिबल होंगे, ठीक है। इंडिपेंडेंट ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ और यहाँ पे नई वैल्यू क्रिएट करने की तीनों पे अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेंगी, और यहाँ पे एक इंडिपेंडेंट सब्सिडरी के अंदर O2C बिज़नेस को डाल दिया जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। वहीं पे अगर हम बात करें इसमें और क्या क्या मिलेगा, मैं देखिए अभी रेशनल क्यों, इसे डीमर्ज क्यों किया जा रहा है, ताकि एक इंडिपेंडेंट ग्रोथ कंपनी बनाई जाए जो कि फोकस हो केवल O2C बिज़नेस पे। यहाँ पे एफिशिएंसीज बढ़ेगी। वैल्यू क्रिएशन कैसे होगा, अगर स्ट्रेटेजिक पार्टनर आता है, मान लीजिए अगर अरमाको आता है, तो यहाँ पे रिलायंस की जो वैल्यू है वो बढ़ेगी, तो यहाँ पे ये वैल्यू क्रिएशन हो गया। रीऑर्गेनाइजेशन, मैनेजमेंट कंट्रोल जो रहेगा वो रिलायंस के पास रहेगा, और ये जो ऑपरेटिंग टीम है वो यहाँ पे ये बिज़नेस के अंदर आ जाएगी, और किसी भी तरह का डाइल्यूशन या फिर फिनेंशियल स्टेटमेंट पे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला है रिलायंस की कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट पे। वहीं पे कंपनी का जो AAA ग्रेडिंग है, डोमेस्टिक क्रेडिट रेटिंग, और जो इंटरनेशनल क्रेडिट रेटिंग है वो यहाँ पे मेंटेन रहने की कंपनी को पूरी उम्मीद है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे और क्या क्या चीज़ें हैं, तो मैं आपको फटाफट बता देता हूँ। ये देखिए, अगर आप देखेंगे तो ये कंपनी का पूरा जो बिज़नेस है ना, अगर आप देखेंगे क्रूड रिफाइनिंग कैपेसिटी 20 साल से काम कर रही है, और ये सारी चीज़ें, ठीक है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे और क्या क्या चीज़ें हैं, तो ये कंपनी ने जामनगर और पेटकेम साइट्स और इथेन इंपोर्ट्स के बारे में कुछ बताया, बट जो हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंपनी के प्रोडक्ट्स क्या क्या होंगे। O2C के अंदर ये सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, ये सारे बिजनेस होते हैं। फ्यूल्स हो गया हमारा, ठीक है, फिर एक हो गया पॉलीमर्स, फिर हो गया इलास्टोमर्स, फिर हो गया एरोमेटिक एंड फाइबर इंटरमीडिएट्स, और फिर पॉलिस्टर्स हो गया। तो ये सारी चीज़ें हो गई है। उसी के अलावा O2C पोर्टफोलियो के अंदर ये सारी सब चीज़ें होती है, और इसके अलावा एसोसिएटेड इंडस्ट्रीज़ के एप्लीकेशंस ये का काम आता है ये भी यहाँ पे बताया गया है। वहीं पे अगर हम देखते हैं नीचे की और क्या क्या है, तो देखिए कंपनी के करीबन अभी 1400 यहाँ पे क्या बोलते हैं रिटेल आउटलेट्स है पेट्रोल पंप के, जो कि इनका 5500 का नेक्स्ट 5 ईयर्स का टारगेट है। और जो रिटेल थ्रू आउटपुट है इसको 2 टाइम्स बढ़ाना है, और कंपनी को फास्टेस्ट फ्यूल मार्केट ग्लोबली बनना है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। उसी के अलावा अगर हम बात करते हैं
ये जो बिज़नेस है फ्यूल रिटेलिंग का, ये ब्रिटिश पेट्रोलियम के साथ किया जाता है। अगर हम बात करें अभी क्या क्या होगा, देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अभी ये अपना ना शेयर होल्डिंग स्ट्रक्चर है जिसके अंदर प्रमोटर, DII, FII, पब्लिक। बाद में क्या चेंज हो जाएगा कि ये 100% एक सब्सिडरी बनाई जाएगी रिलायंस O2C लिमिटेड। तो इसके कारण नो चेंज इन शेयर होल्डिंग होगा, आपके जो शेयर्स है आपके पास ही रहेंगे और आपकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। तो इससे रीऑर्गेनाइजेशन से एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अब अगर हम देखेंगे तो रिलायंस का बिजनेस कुछ ऐसा दिखेगा आपको। देखिए रिलायंस इंडस्ट्रीज जिसके अंदर एक O2C सब्सिडरी, फिर रिलायंस रिटेल, फिर जियो प्लेटफॉर्म्स, फिर एक ऑयल एंड गैस और एक अदर सेगमेंट। इसके अंदर क्या होगा, OTC के अंदर BP यानी रिलायंस BP लिमिटेड क्या हो गया कि जो फ्यूल रिटेल वाली कंपनी है वो ये हो गई। फिर ये बाकी 3-4 कंपनियां और है, इथेन के लिए है, और ये बाकी एक सिबुर के साथ पार्टनरशिप है 25% की। तो ये सारी चीज़ें हुई। वहीं पे कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग साइट्स क्या क्या है, तो ये सारी कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स और साइट्स है, ठीक है। बल्क बिजनेस हो गया, अदर बिजनेस हो गया कि आप देख सकते हैं दहेज के अंदर नागो थाने के अंदर एक पाइपलाइन बिजनेस है, फिर जॉइंट वेंचर है, फिर ट्रेडिंग बिजनेस है। तो ये सारी चीज़ें हुई। वहीं पे अगर हम बात करते हैं अदर एस्पेक्ट्स क्या है, तो जो लाइबिलिटीज़ के बारे में बात करें तो जितनी भी O2C रिलेटेड लाइबिलिटीज़ है तो वो यहाँ पे O2C वाले बिज़नेस को ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। अब O2C इस बिज़नेस को कैसे खरीदेगा वो मैं आपको बताता हूँ। वो लोन लेगा रिलायंस इंडस्ट्रीज से, ठीक है। रिलायंस इंडस्ट्रीज से यहाँ पे यानी रिलायंस जो है वो O2C को एक लोन देगा। उस लोन के पैसे से ये O2C रिलायंस से एसेट्स खरीदेगा, और ये जो लोन होगा ये इंटरेस्ट पेबल होगा, ठीक है ना, इस पर इंटरेस्ट लगेगा। और अभी कितने रुपए का लोन होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है पूरी वीडियो की कि ये डील कब तक हो जाएगी, क्या क्या इसके प्लान्स है। देखो अपॉइंटेड डेट 1 जनवरी 2021, सेबी और स्टॉक एक्सचेंज का अप्रूवल मिल चुका है। इक्विटी और जो क्रेडिटर्स का शेयर होल्डर का अप्रूवल है वो यहाँ पे Q1 FY22 में लिया जाएगा। फिर इसके बाद रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ और इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ का लिया जाएगा। लास्ट एंड फाइनल अप्रूवल NCLT का होगा, ठीक है। उसी के अलावा अगर हम देखें यहाँ पे जो NCLT को एप्लीकेशन फाइल हुई है वो 3 February 2021 को हुई है। वहीं पे अगर हम देखें ये NCLT से कब तक मिलने की उम्मीद है अप्रूवल, तो Q2 FY22 यानी जून जुलाई अगस्त सितंबर 2022 तक यहाँ पे इस चीज़ की यहाँ पे सितंबर 2021 तक यहाँ पे ये सारी अप्रूवल्स मिलने की पूरी उम्मीद है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं कंपनी का यहाँ पे क्या क्या इसके बाद क्या क्या अप्रूवल्स रहेंगे, तो इसके अलावा पैसों का अप्रूवल लगेगा और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट का अप्रूवल लगेगा और कुछ पॉल्यूशन बोर्ड्स का अप्रूवल लगेगा, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हुई। वहीं पे अगर हम फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखें तो $67 बिलियन का यहाँ पे रेवेन्यू प्रोफाइल था यहाँ पे कंसोलिडेटेड, और एबिटा था 13 बिलियन का FY21 के लिए, ठीक है ना। अगर हम देखें वहीं पे देखिए मैं जो लोन बता रहा था ना, लोन कितने का होगा, ये $25 बिलियन का लोन होगा। ये लोन दिया है O2C को, ठीक है। ये रिलायंस की स्टैंड अलोन बैलेंस शीट। वहीं पर अगर हम देखें O2C की बैलेंस शीट तो ये उन्होंने लोन लिया है $25 बिलियन का लोन, ठीक है ना। तो ये $25 बिलियन का लोन देगी, और इस पर जो इंटरेस्ट लगेगा वो SBI की MCLR रेट पर लगेगा, और इंटरेस्ट वगैरह पे होगा, और सस्टेनेबल कैश फ्लोज वगैरह रहेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। वहीं पर अगर हम बात करते हैं अभी रिलायंस के अंदर क्या क्या रह जाएगा, रिलायंस के अंदर ना कुछ चीज़ें रहेंगी जिसका नाम है एक तो ट्रेजरी बिजनेस जो ग्रुप की है ना सारी फंडिंग रिक्वायरमेंट्स वगैरह देखेगा। फिर फाइनेंशियल सर्विसेज यानी जो जियो पेमेंट बैंक्स वगैरह वो सब चीज़ें रहेंगी। फिर कुछ है ना टैक्स ट्रेडिंग डिविजन्स रहेंगे और टेक्सटाइल बिजनेस रहेगा। डिजिटल सर्विसेज यानी जो अपना जियो प्लेटफॉर्म्स है, रिटेल और वो रिलायंस रिटेल वाली बिजनेस हो गई, और अपस्ट्रीम ऑयल एंड गैस बिजनेस रहेगा। फिर एक न्यू एनर्जी न्यू बिजनेस जो कि ना रिन्यूएबल एनर्जी और अफोर्डेबल एनर्जी वगैरह से रिलेटेड है, और डिजिटल प्लेटफॉर्म वगैरह वो सब अपन ने डिस्कस कर चुके हैं जो स्टार्टअप वगैरह में इन्वेस्टमेंट होता है। कंपनी का टारगेट है नेट कार्बन बाय ज़ीरो होना, यहाँ पे कार्बन न्यूट्रल होना 2035 तक नेट कार्बन ज़ीरो। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि जितना कंपनी पोल्यूट करेगी उतना ही कंपनी है ना अपने पेड़ वेड़ लगा के पोल्यूशन को यहाँ पे सोख भी लेगी। तो इस तरीके से ये नेट कार्बन ज़ीरो कहलाता है। मतलब जितना धुआं होगा उतने ही धुएं को ये अब्जॉर्ब भी करेंगे एनवायरनमेंट से, तो जब ये बराबर हो जाएगा तो इसको नेट कार्बन ज़ीरो कहा जाता है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं अभी और क्या क्या चीज़ें हैं, तो O2C क्या क्या करेगा, O2C ये सारी चीज़ें करेगा। ये सब अगर आप देखेंगे तो ज़्यादा मैं इसको डिस्कस नहीं करूँगा, आप देख सकते हैं बस, ठीक है ना। वहीं पे अगर हम बात करते हैं इंट्रैक्शन वगैरह ये ठीक है। फिर हम बोलते हैं पोटेंशियल कंसिडर क्या है, तो क्रेडिटर्स को क्या क्या फ़ायदा होगा, ये सारी चीज़ें हैं। क्रेडिटर्स को कुछ भी यहाँ पे नुकसान नहीं है। हम आते हैं शेयर होल्डर्स के लिए। शेयर होल्डर्स को अभी
4 यहाँ पे ग्रोथ वो मिल गए हैं। देखिए मैंने बताया, एक तो O2C, एक डिजिटल, ठीक है ना, और एक रिलायंस रिटेल, और एक न्यू मटेरियल न्यू एनर्जी करके एक नया बिजनेस चालू किया है। तो ये सारी चीज़ें हैं। उसी के अलावा यहाँ पे जो एफिशिएंसी बताई, और कोई भी उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी अर्निंग्स में। तो ये सारी चीज़ें हैं। और यहाँ पे वैल्यू क्रिएट होगी, कैसे होगी कि अरमाको की जब डील होगी तो इसको अलग वैल्यू पे किया जाएगा O2C बिजनेस को, तो उसके कारण यहाँ पे सबको बेनिफिट होगा। तो इस कारण सबको यहाँ पे इस डील से बेनिफिट होने वाला है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें। अभी इम्पॉर्टेंट बात क्या है, देखो एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार यहाँ पे ये माना जा रहा है कि अब रिलायंस है ना नेट डेट फ्री हो चुकी है, ठीक है। वो नेट डेट फ्री होने के बाद यहाँ पे उसके पास ज़्यादा पावर है और अरमाको से नेगोशिएट करने की। पहले क्या हुआ, अरमाको से है ना वैल्यूएशंस पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, बट अब ये नेट डेट जीरो हो गई है, तो ये अरमाको से ज़्यादा भाव के लिए यहाँ पे नेगोशिएट कर सकती है, क्योंकि अब रिलायंस के पास कोई ज़्यादा डेप नहीं है। तो यहाँ पे रिलायंस मतलब ज़्यादा उसमें है अपनी बात मनवाने में, ठीक है। दूसरी बात यह है कि कोरोना के कारण जो इन लोग का वो चल रहा था ना अपना ड्यू डिलीजेंस, वो अभी रुक गया था, बट अब वो वापस पिकअप होने लगा है। तो अरमाको के लोग रिलायंस के यहाँ पे एसेट्स का इंस्पेक्शन कर रहे हैं डील में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, ठीक है। अभी दूसरी बात क्या है कि क्रूड जो है वो 62 बैरल के पार पहुंच चुका है, ठीक है। और मॉर्गन स्टैनले और गोल्डमैन सैक्स का टारगेट है यहाँ पे 70 से 72 यहाँ पे क्रूड पर बैरल जाने का, डॉलर पर बैरल जाने का। तो अभी जितना क्रूड उठेगा ना उतना रिलायंस को फ़ायदा होता है। क्यों? क्योंकि उनका जो GRM है वो इंक्रीज़ होता है। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि अभी रिलायंस में अब आगे क्या होने वाला है कि अभी जो है ना ये 2000 रुपये चल रहा है, ठीक है। तो अभी आप इस लेवल पे इसको ज़रूर बाय करें, ठीक है ना। ये एकदम क्लियर कट बाय है। और जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं वो 2100 रुपये के टारगेट ले लें, और जो लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स हैं वो 2500 रुपये के टारगेट ले लें। अभी इसके साथ एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा चल रहा है रिलायंस के अंदर, वो है रिलायंस और जो फ्यूचर ग्रुप की जो डील है उस पर अभी भी यहाँ पे बहुत सारी बाधाएं आ रही है। तो उस कारण यहाँ पे थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिल सकती है। लेकिन आज हमारा मानना है कि O2C बिजनेस के कारण यहाँ पे रिलायंस में थोड़ी बहुत तेज़ी दिखेगी। तो आप 2100 के भाव के लिए इसको खरीदें और 2500 के लिए यहाँ पे आप अपना लॉन्ग टर्म वाले रखें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए सभी रिलायंस के शेयर होल्डर्स के साथ, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा हमारे चैनल को, और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा इसी तरह के स्टॉक टिप्स और स्टॉक एनालिसिस और न्यूज़ से जुड़े रहने के लिए। थैंक यू।